बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है या आपका जो मैटर है वो कोर्ट में है या फिर आपको कोई कॉम्प्रिहेंसिव कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो गई या हमारी एडवाइस है कि प्लीज़ आप अपने पेपर वर्क लेके अगर हमसे मिलना चाहें, मोर देन वेलकम, यू कैन कम माय ऑफिस एंड कैन सी अस, या फिर आप किसी भी लोकल वकील के पास चले जाएं। हमारी इन्फॉर्मेशन आपको लॉ सोसाइटी से या सोशल मीडिया से आपको मिल सकती है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम ये लाइव है, टाइम शॉर्ट है और इसका जो प्योरली जो मकसद है वो सिर्फ कम्युनिटी को थोड़ी बहुत जो गाइडेंस देना है, इसलिए हमारी ख्वाहिश होती है कि कोई डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ इन पर्सन रब्ता किया करें। उसके साथ साथ वो लोग जो हमें मीडिया सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उससे ये फ़ायदा होता है कि कम से कम हम फिर नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए वो जो टॉपिक ज़्यादा डिस्कस हो रहा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि बताया कि काफ़ी लोग क्यू में हैं, वेटिंग लिस्ट पे, तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है भाई, कैसे हैं आप? जी बस अल्लाह का शुक्र। मैं सवाल ये था भाईजान कि हमारा 7 ईयर बेस पे लगा था वीज़ा, तो हमारा जो वीज़ा एक्सपायर होना है ना, एक्सटेंशन, वो नेक्स्ट थर्सडे को है। ठीक है, तो हमने फ़ी वेवर के लिए भेजा हुआ है। मैं भी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी बीवी भी पार्ट टाइम कर रही है। हम जो है ना यूनिवर्सल क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो हमने उनको अप्लाई किया हुआ है, यानी कि यस्टरडे हमें 8 वीक हो गए ऑलरेडी उनको अप्लाई किए हुए, रिक्वेस्ट जो है फी वेयर के लिए कोई जवाब नहीं आया। तो दो क्वेश्चन है, ये पूछना था कि कौन सा बेस्ट टाइम है उनको रिमाइंडर भेजने के लिए, और दूसरा अगर वो फी वेयर के लिए अगर रिफ्यूज कर दें किसी तरह जो भी है, तो हम क्या फी वेवर तो हम जो है वो अपील नहीं कर सकते? क्या हम यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट अपील कर सकते हैं उनको कि अगर किसी वजह से वो कहें? लेकिन सर्कमस्टेंसेस हमारे सेम है जो हमारे उस टाइम थे जिस टाइम हमने यूनिवर्सल क्रेडिट में अलाउ हुआ था, लास्ट ईयर अलाउ हुआ था, मेरे भाई, यानी कि हमारे वीज़ा लग। जी ओके, जी आपने इतना लंबा केस, ठीक है, मुझे समझ लग गई। आपका सवाल एक तरफ शॉर्ट किया करे ना, मुझे समझ आ गई। ओके, आप जी टीवी पे आंसर जी सुने जी मेरे भाई, और टीवी पे आंसर। जी जी अच्छा, आपका अच्छा सवाल होता कि प्लीज़ आप जस्ट फॉर फ्यूचर के लिए कि प्लीज़ सिंपल बोलो कि हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ठीक, बाकी चीज़ें तो अगर आपने मुझे बतानी फिर फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है। मेरे भाई ये है कि अगर किसी बंदे ने वीज़ा ख़त्म होने से पहले फ़ी वेवर की एप्लीकेशन डाली हो, तो होम ऑफिस ये कहता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपकी 3C ब्रेक नहीं होती, जो आपकी लॉन्ग कॉन्टीन्यूस लीगल रेजिडेंसी है वो उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता। इसलिए दो तरीके अच्छे होते हैं। एक तो वैसे भी प्रिंसिपल है कि अगर कोई ऐसा मैटर पेंडिंग हो तो पेंडिंग उसको डिसीजन का वेट कर लें, जो वीज़ा एक्सपायर होने के 14 दिन बाद तक भी आप लीगल रहते हो। लेकिन साथ ही साथ मैं हमेशा तमाम व्यूअर्स से एडवाइस करता हूँ कि आप वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले उनको एक ईमेल कर दें कि भाई मैंने एप्लीकेशन किया था, मुझे वेट कर रहा हूँ, मेरा इस डेट को वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, तो कुड यू प्लीज़ एडवाइस मी व्हाट इज़ माय पोजीशन, कि हाउ आई शुड आई मेक एप्लीकेशन और शुड आई वेट। 99% होम ऑफिस से ईमेल आ जाती है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन जो फ़ी वेवर की है वो विद इन लीगल टाइम की है, तो आपका 3C ब्रेक नहीं होएगा। आप वेट करें, डिसीजन लेंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब इसके दो फ़ायदे हुए। नंबर एक कि होम ऑफिस ने खुद एडमिट कर लिया इसके अंदर कि आपकी ब्रेक नहीं हो रहा 3C। नंबर 2 ये है कि उनको एक नोटिफिकेशन चला गया एज ए रिमाइंडर कि जी इनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है या हो गया है, तो हम इसको इमीडिएटली इसके डिसीजन दे दें। वो दो फ़ायदे होते हैं, ये रिमाइंडर प्लस उनका एक एक्नॉलेजमेंट आपको आ जाता है। और ये देखने में आया है हमारा खुद एक्सपीरियंस में कि डेफिनेटली विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर आपको ईमेल आ जाती है, बेशक आपका वीज़ा भी एक्सपायर हुआ हो या ना भी हुआ हो। जब ये आप ईमेल करते हो उस डिपार्टमेंट को, फ़ी वेवर को, तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। अब आपको क्या चाहिए,
अगर तो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपकी फ़ीस वेवर वाला एक्सेप्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो 2-3 दिन बिफोर द एक्सपायर आप उनको ईमेल कर दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि बोलें कि कुड यू प्लीज़ एडवाइस मी, शुड वी मेक द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन और वी शुड वेट फॉर योर डिसीजन। तो उस पर वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड कर देंगे आपको। और दूसरी बात ये है कि जो आपका लोकल, जो आपका पर्सनल वकील होगा, वो शायद कोई अगर आपको कोई रिमाइंडर भेज दे या उसको फ़ोन कॉल कर ले या आप खुद कर लो, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो इसलिए इन पैरेलल काम करेंगे, दोनों सूरतों में आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। बट इन शॉर्ट ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो, अगर वीज़ा एक्सपायर हो भी रहा हो, तो तब भी अगर वो एक्नॉलेज कर दें तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे लीगल कंसिडर किए जाएंगे। और दूसरा सवाल आपका ये था कि अगर आपको फ़ी वेवर एक्सेप्ट नहीं होती तो आपके जो यूसी जो जिसको हम बेनिफिट बोलते हैं, उसकी आपकी पोजीशन क्या है। ये दोनों टोटली बल्कि इंटायरली डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। वन एप्लीकेशन कि मुझे फ़ीस माफ़ की जाए, ये एक ऑलवेज़ प्रायर टू द मेन एप्लीकेशन है, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन करोगे वीज़ा एक्सटेंशन की, और उसके अंदर आप कहते हो कि मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और मुझे या साथ ही साथ पब्लिक फंडिंग अलाउ किया जाए। अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो उसमें लिख दो, या अगर आपके पास वीज़ा इवन हो भी और आपके पास 2-2.5 साल का वीज़ा रहता भी हो और आपके हालात अगर चेंज हो जाएं, तो आप अपनी अलाउ टू चेंज द सर्कमस्टांसेस एप्लीकेशन करके अपने यूसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए दोनों इंटरलिंक नहीं है, ये टोटली सेपरेट हैं। आपको जब एप्लीकेशन करेंगे, अगर आपको जो आपका सवाल था कि फ़ीस माफ़ नहीं होती, देन वेयर यू स्टैंड, यस, फिर अगेन फ़ीस माफ़ नहीं होती, आप अपनी फ़ीस लगा के एप्लीकेशन करोगे, वीज़ा आपको मिलेगा, मोस्ट लाइकली उसमें आपको बेनिफिट अलाउ हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो उस वक्त भी आपके पास राइट है कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस अलाउ टू पब्लिक फंड, आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हो विद एविडेंस देते हुए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और मैं कैम्ब्रिज के करीब एक टाउन है, वहाँ से बात कर रहा हूँ। जी मेरे भाई। मेरा क्वेश्चन मेरी वाइफ के बारे में है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनका वीज़े की, जो इंडेफिनिट वीज़ा 10 ईयर बेसिस पे ड्यू है जुलाई 2022 में। ठीक। तो अभी क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तो हमें पता है कि उन्हें लाइफ इन यूके करना है। अब ये पूछना था कि क्या उस पर भी कोई इनकम की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे 18,600 की रिक्वायरमेंट होती है? जो 10 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो, ये 10 साल की बेस पे जुलाई 2022 में अप्लाई करना है। 10 साल कौन से, लीगल 10 साल या अंडर द ह्यूमन राइट्स? नहीं, लीगल 10 साल। और लास्ट वीज़ा उनके पास कौन सा इस वक्त? लास्ट स्पाउस वीज़ा। स्पाउस वीज़ा, राइट। देखें, जो स्पाउस वीज़े वाले हैं, अगर तो वो स्पाउस वीज़े की बेस के ऊपर अप्लाई करती हैं तो फिर तो उनको इनकम दिखानी पड़ती है। लेकिन अगर उसने 10 साल पहले स्टूडेंट थी, फिर और टीयर 2 पे पोस्टर पे चले गई, फिर टीयर 2 पे चले गए, फिर स्पाउस पे आ गई, अगर ये सारा टाइम मिला के 10 साल बने हैं और लीगल 10 साल की बेस पे जा रही हैं, तो वहाँ पे 10 साल वाली कैटेगरी में इनकम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए बाकी चीज़ें पूरी करनी पड़ेगी कि लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा, B1 करना होगा, या अगर उन्होंने यूके से डिग्री की है तो फेयर इनफ। और उसके बाद जो थर्ड है कि उसने 10 साल यहाँ पूरे गुजारे हैं, उसकी वजह से अप्लाई करेंगे। बट इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, वो याद रखना, आप चेक कर लें कि जो उनकी फैमिली है या कि और जैसे पार्ट फैमिली मेम्बर हैं, वो देख लें कि क्या वो भी साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनके 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, या वो डिफरेंट कैटेगरी में करेंगे तो कैसे पूरे करेंगे। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि अगर आप 10 साल की बेस पे ले लो वीज़ा इंडेफिनिट, तो उनके जो डिपेंडेंट्स हैं फिर उनके लिए इशू आता है। स्पाउस का तो आपने बोला कि वो ब्रिटिश है कि चाइल्ड देख लें, अगर चिल्ड्रन का कोई मैटर ना आता हो, तो जो आपका सवाल था, यस, उनको इनकम नहीं चाहिए, लाइफ इन यूके B1 पास करना है और 10 साल के यहाँ पे लीगल स्टेटस पूरा करना है, और मैडम अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर लेंगी, उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी मुझे पता करना था, मेरा इंडेफिनेट मुझे मिला था नवंबर 2020 में। मैंने अभी नेशनलिटी पासपोर्ट अप्लाई करना है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था, मेरी कौंटी कौन की जजमेंट लगी थी 2019 में, 19 में। कौंटी कौन का डिसीजन था। ओके। तो अभी मुझे पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? कोई लॉ है कौंटी कौन और जजमेंट लगी थी वो क्या लगी थी, किस? नेशनलिटी के लिए? ओके, तो जो जजमेंट है वो क्या लगी थी, क्यों लगी थी और हाउ मच इज दैट? और डेथ पे थी, ये कोई एक्सीडेंट क्लेम था, मैंने डेथ छोड़ दिया था, मैं दूसरे डेथ से मूव हो गया, लेटर वहाँ पे चलते रहे, तो मुझे पता नहीं लगा। जब मुझे लेटर मिले, फाइनल लेटर मिला, तो काफी लेट हो चुका हुआ था, कौन कोर्ट जजमेंट लग चुकी थी, मुझे पता नहीं लगा। थैंक यू। जो इंडेफिनेट के बाद नेशनलिटी अप्लाई करते हुए दो शर्तें इंपॉर्टेंट हैं अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। नंबर 1 कि आपको इंडेफिनेट मिलने कम से कम 1 साल हुआ हो, और सेकंड ये कि आपने 10 साल जहाँ पे किसी किस्म का कोई आपके ख़िलाफ़ 10 साल कोई ओवरस्टे या इलीगल यूके में ना रहे हों, और थर्ड कंडीशन ये है कि आपने कम से कम लास्ट 5 साल आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की काउंटी कोर्ट जजमेंट, आपके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कोई प्रिजन और इवन के रोड ट्रैफिक ऑफेंस नहीं होने चाहिए। अब इनमें उन्होंने फेजेस बनाए हैं। अगर तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट लगते हैं तो 1 साल के लिए होता है, अगर आपको कोर्ट में जाके पॉइंट लगते हैं, जुर्माना भी होता है, तो 3 साल है। इसी तरीके से थोड़ा सीरियस मैटर वो 5 साल है। अब आपको ही चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी जजमेंट है, ये मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी वो चेक किया जा सकता है टेबल के अंदर, या तो कम से कम 3 साल आप पे कंडीशन है या 5 साल है, क्योंकि काउंटी कोर्ट की जजमेंट के बाद साल वाली तो नहीं है। आप मीडियम रिस्क में जाएंगे या हाई रिस्क में जाएंगे, लो रिस्क में नहीं है। तो मेरे ख्याल में आपको 3 साल पे आपका क्या आपके ऊपर कैब आता है। तो 19 में आपको ये जजमेंट आई थी आपके ख़िलाफ़, इंडेफिनेट मिल गया आपको 20 में, 22 में आपके जजमेंट को 3 साल हो जाएंगे, एक शर्त पूरी हो गई, और साथ ही साथ सेकंड आपके इंडेफिनेट में 12 महीने ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों शर्तें जो मीट करेंगी वो 2022 में मिलेंगी। वो चेक कर लें कि जो जजमेंट आई थी उसके बाद 3 साल के बाद मेरे ख्याल में अप्लाई कर सकते हैं। आपने बोला कि बस कोई थोड़ा सा जुर्माना था, मेरा एड्रेस नहीं था, ये एक इग्नोरेंस वाली एक्सक्यूज़ है कि आपने इग्नोर कर दिया, ओवरलुक कर लिया, पता नहीं चला, या रीजंस हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये हो कि आप कोर्ट में भी जाओ और वहाँ पे भी जाके कोई जजमेंट आपके ख़िलाफ़ आ जाती है, तो फिर उसके लिए 5 साल की कंडीशन है। ऑलवेज़ ये डिपेंड करता है कि कितना क्राइटेरिया, ये क्या सीरियस कितना था मैटर। बट फिर भी मेरी आपको एडवाइस होगी कि जो आपको कोर्ट की जजमेंट का लेटर आया हुआ है वो लेके किसी वकील को दिखाएं और बताएं कि ये मुझे जजमेंट आई थी, ये मेरा इशू था, तो अब बताएं कि मैं क्या कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। बट मेरे ख्याल में 3 साल कम अज़ कम पे कंडीशन है। चेक कर लें कहीं 5 साल ना हो, फिर ये ना हो कि नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई करें और आपके फिर वो जो पैसे ज़ाय हो जाए। लेकिन आखिरी बात कि अगर आप सपोज़ करें 3 साल के बाद अप्लाई करते हो और इस नीयत से या इंटेंशन से कि आप मीडियम रिस्क में आते थे, 3 साल पूरे कर लिए, अप्लाई कर दिया, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर रिफ्यूज़ होती है तो उस पर लिखा आएगा क्योंकि आपको ये ऑफेंस किया था और आपने 3 साल के बाद अप्लाई किया, जबकि आप 5 साल के क्वालिफाइड करते थे। उसमें से एक रिस्क होता है जो आपकी फ़ीस पेमेंट होने का, लेकिन जो आपका स्टेटस इंडेफिनेट का है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो वो बताएंगे कि आप 2 साल के बाद क्वालिफाइड करते हो और उसके बाद अप्लाई कर लेना, तब भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मिजाज शरीफ कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं जी? सर सवाल के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा तो जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे उससे ज़रा मिलता जुलता है और दूसरा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। सर मेरा ILR के ऊपर इंडेफिनेट हुआ, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से सर। राइट। तो सर ILR के ऊपर जब मेरा 10 ईयर्स के ऊपर इंडेफिनेट हुआ अभी कुछ 2-3 महीने पहले, तो ज़ाहिर 1 साल के बाद मैंने पासपोर्ट अप्लाई करना था, पर वकील साहब ने कहा चूँकि आपके पासपोर्ट पे अपने ड्राइविंग लाइसेंस से आपके 9 पॉइंट्स लगे हुए, तो डिस्क्रिप्शन राइट होता है, पासपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, आप 1 साल के बाद भी अप्लाई नहीं कीजिएगा, 2023 में जब 9 पॉइंट्स आपके खत्म हो जाए तभी आप अप्लाई कीजिएगा। तो लेकिन किसी ने ये भी उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि नेक्स्ट ईयर शायद इमिग्रेशन फॉर्म में से वो ट्रैफिक लाइसेंस ऑफेंस का सुनने में आ रहा है कि शायद वो निकाल दिए जाए, कुछ पार्लियामेंट में चल रहा है। एक तो ये पूछना था कि अगर वो निकल जाएंगे तो शायद मैं 1 साल के बाद अप्लाई कर सकता हूँ, वरना मैं पासपोर्ट अप्लाई का रिस्क नहीं ले सकता। दूसरा इंडेफिनेट के बाद सर ये पूछना था कि अगर मैं स्टूडेंट लोन के ऊपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहूँ, क्योंकि मेरा इंडेफिनेट है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? ये 2 सवाल थे। ओके,
पहले सवाल का आंसर आपने खुद दे दिया कि आपको उन्होंने बता दिया वकील साहब ने कि वेट कर लें, और दूसरी बात है कि जब आपके ख़िलाफ़ पॉइंट लगे हों, जब तक वो क्लियर नहीं होते आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये मेरी भी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब सेकंड सवाल ये है कि आपने लोन लेना है, बिल्कुल आप ले सकते हैं। लोन जो यूनिवर्सिटी लोन है या फंडिंग है फॉर द एजुकेशन, उसका क्राइटेरिया टोटली डिफरेंट है कंपैरिजन टू द इमिग्रेशन। उसमें वो 3 कंडीशन है, 2 या 3 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि आपके पास यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे ब्रिटिश सिटीज़न हैं, आपके पास सेटलमेंट अंडर द यूरोपियन स्कीम है, आपके पास सेटलमेंट अंडर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। तो किसी भी कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हैं तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी शर्त ये है कि आपने कम अज़ कम आपके पास सेटलमेंट हो और आप कम अज़ कम यूके में 3 साल से रह रहे हों। ये 2 शर्तें हैं, अगर ये पूरी हो रही हैं तो यस अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ये है कि आप अपने जब अप्लाई करते हो तो आपने उसमें आपके पॉइंट वाला और बाकी मैटर नहीं आएंगे, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। और ये एक पार्ट ऐसा है कि आपने स्टडी करना चाह रहे हो, फंडिंग आपको चाहिए, फंडिंग की एप्लीकेशन करोगे, और 90% जो फॉर्म्स होते हैं उसके अंदर लिखा होता है गाइडेंस के अंदर क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी जैसे साइड चाहते हो तो आप यूनिवर्सिटी कॉल भी कर सकते हो कि ये मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, ये मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ और बताएं। और थर्ड जो कि लीस्ट ऑप्शन है वो उसमें ये है कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है, अप्लाई करते हो वो कम से कम आप क्लैरिटी कर देंगे कि ये पोजीशन है, आपको ये प्रूफ दे दें, डॉक्यूमेंट्स से मांगने को प्रोवाइड कर दें, एंड आई थिंक देयर विल बी गुड चांस यू कैन गेट द ग्रांट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एंड अगेन गुड लक, आप अप्लाई करें, इसमें ज़्यादा सोचे नहीं, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, अप्लाई करें, और मेरे ख्याल में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि यू विल गेट द ग्रांट। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। मैं शादीशुदा थी, मेरी वाइफ बहुत हो गई है, मैं ना पाकिस्तान किसी में गलबात चल रही है, मैं सदना चाहना, ठीक है जी। पाकिस्तान जा नहीं सकता, मैं इस पोजीशन नहीं है, मैं पाकिस्तान चल जाऊँ, मैं बीमार रहना, मैं कोई किस तरीके में सब कर दूँ। राइट, थैंक यू। अपना पहली बात यह है आपकी कि जो अगर आप किसी को अपनी स्पाउस या अपनी वाइफ यूके में लेके आना चाह रहे हैं तो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आपका जो फ़ोनिक निकाह है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपकी जो रिलीजियस मैरिज है फ़ोन पे करनी वो एक्सेप्ट नहीं होती फॉर द वीज़ा पर्पज़ के लिए। आप अगर ट्रैवल नहीं कर सकते फिर आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जो मैडम से आपकी शादी होने जा रही है वो किसी न किसी कैटेगरी में यूके कैसे आ सकती है। नंबर 1, एक तो ऑप्शन ये है कि आप उनको फैंसी यहाँ पे कॉल इनवाइट कर सकते हैं, रीज़न देंगे कि मैं यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता, इससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, इसको यूके में फैंसी का 6 माह का वीज़ा दिया जाए, विद इन 6 मंथ में इसे शादी करके इसको स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर लूँगा। ये एक ऑप्शन है, लेकिन इस ऑप्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी सेम हैं एज द स्पाउस ऑफ द ब्रिटिश सिटीज़न। जैसे आपने कि पहली बात ये साबित करनी कि आपके पास इनकम थ्रेशोल्ड को आप मीट करते हो, उसके लिए कंडीशन ये कि या तो कम से कम जॉब कर रहे हो और आपकी इनकम शुड बी मोर देन 18,600। अगर आप इनकम नहीं करते तो आपके पास कम से कम सेविंग पड़ी आपके अकाउंट में विच इज़ मोर देन 62,500 फॉर लास्ट 6 मंथ। ये हम एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते वीज़ा अप्लाई करते हुए कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, बेगम बुलाना चाहता हूँ, मुझे इनकम नहीं भी है तभी दो। अनफॉर्चुनेटली वेरी हार्डली मैं कहता हूँ शायद नो चांस शी कैन ग्रांट दे कैन ग्रांट द वीज़ा। वेरी मतलब लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा लेकिन इम्पॉसिबल। ठीक, इसलिए इनकम वाली जो रिक्वायरमेंट है वो अपने पूरी करनी है। इसी तरीके से जब मैडम ने फैंसी वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके पास आइल्स का एग्ज़ाम होना चाहिए A1 के लेवल, उसकी इंग्लिश पूरी कर रही हो। अब थर्ड ये है कि आपने ये चीज़ें प्रूफ करनी है कि आप कैसे उसे मिले, फ़ोन पे बात हुई, अरेंज मैरिज हो रही है या कैसे आपके आपस में कम्युनिकेशन हुई है, और जब से आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज़ किया है ईदर बाय द फैमिली और डायरेक्टली, और उसके बाद दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद आपस का जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो कैसे है,
और फोर्थ आपने ये दिखाना है कि जब वो मैडम यूके में आएंगी तो आप उसको एक सफिशेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करोगे विदाउट गोइंग टू द रिकोर्स ऑफ पब्लिक फंड। ये 5 चीज़ें पूरी करते हुए आप उनका फैंसी वीज़ा अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे आ जाएंगी फिर मैडम को यहाँ पे आपके साथ शादी से करवा के आप यहाँ पे स्पाउस वीज़ा अप्लाई करोगे। बाकी चीज़ें पूरी होने के साथ साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपकी। लेकिन फैंसी वीज़े में बस सिर्फ डर समटाइम्स ये होता है कि जो आपके रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना या इमिग्रेशन ऑफिसर को इस बात पे मुतमिन करना कि जी हमारा रिलेशनशिप इस चीज़ से बिल्डअप हुआ, हमने एक बंदे ने उसको प्रपोज़ल किया, सेकंड उसको एक्सेप्ट किया, या अगर फैमिली अरेंज मैरिज है तो हाउ द कम्युनिकेशन स्टार्ट। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी दिखानी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ ये कैटेगरी नहीं है। नंबर 1 ये अंडर द इमिग्रेशन लॉज ये कैटेगरी है एंड यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। नंबर 2 लॉ ये आपको अलाउ करता है कि इन सर्कमस्टांसिस कि जब आप ट्रैवल नहीं कर सकते या किसी रीज़न से आप उनका स्पाउस वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, ओके बाकी तमाम कंडीशन तो पूरी कर रहे हो, लेकिन एक ही सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है कि आप बजाय उसको अपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करो एज ए वाइफ, आप उनको एज ए फैंसी बुला रहे हो। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि जब आप शादी करके बुलाते हो तो आप एक डिक्लेरेशन देते हो कि यस वी मैरिड एंड दिस डेट एंड ऑल द जो कंडीशंस हैं इज़ फुलफिल्ड। बट फैंसी के वीज़े में आपकी चीज़ें फुलफिल हो रही होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है कि मैरिज हमारी होएगी वो आप एक फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहे हो कि जब वो यहाँ पे आएगी देन वी विल रजिस्टर मैरिज। ये एक अंडरटेकिंग है, आप प्लज कर रहे हो हम उसके साथ। अब आपकी अंडरटेकिंग को, आपके प्लज को वो कैसे कंसिडर करते हैं, इट इज़ डिपेंड अपॉन योर क्रेडिबिलिटी कि आपने बिलीव के पहले कभी इसको बात नहीं की होगी, तो आपका जो ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है उससे फिर सारी चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। लेकिन एनीवे अगर आपके बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनका फैंसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद वो यहाँ पे एज ए स्विच कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आउट द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो रही है। प्लीज़ आप टीवी का वॉल्यूम कम करें और फ़ोन पे बात करें प्लीज़। हेलो 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 जी हेयर मी। जी भाई आपकी आवाज़ आ रही बड़ी थोड़ी, लेकिन टीवी का वॉल्यूम कम करें, फ़ोन पे बात करें आप। ओके मैंने पूछना था जो 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 हम 7-10 रूट पर हैं और हमने सुना है भाई जो इसका रूट अभी 5 साल का हो गया है, ये सही बात है? 10 ईयर्स रूट का 5 साल का रूट हो गया? हाँ जी। नहीं मेरे भाई, अभी तक तो 10 साल वाला रूट 10 साल वाला ही है, 5 साल का नहीं हुआ वो जो। कोई और सवाल आपका है? नहीं यही पूछना था। नहीं, अभी तक जो 10 साल वाला रूट है वो 10 साल का ही है। देखिए आजकल एक तो ये जो मीडिया, जितना सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है उससे काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो चीज़ें काफ़ी बैक एंड पे चले गई हैं। मतलब काफ़ी सारे ना उन्होंने 2-4 स्टेप बैक कर लिया अपने आप को। लॉ के मुताबिक आज के दिन जी आज के दिन जो काफ़ी सारी जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उसमें एक ये भी बड़ा इशू आया हुआ है कि एज ए सोलिसिटर या एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपको वही एडवाइस कर सकता हूँ जो लॉ बन चुका है या लॉ जो आज के दिन एग्जिस्ट करता है। आज के दिन ये कहते हैं लॉ के मुताबिक कि जो 5 साल वाली कैटेगरीज है वो डिफरेंट के बाद इंडेफिनिट मिलता है, वो डिफरेंट कैटेगरीज पे बेस करता है। सपोज करें अगर कोई बंदा यहाँ पे वर्क परमिट पे होएगा तो वो 5 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से जो लोग यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे हैं वो 5 साल पूरे करते हुए अपना यहाँ पे इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं।
जो लोग यहाँ पे बिजनेस वीज़े के ऊपर हैं, जिसको एंटरप्रेन्योर कहते थे या इन्वेस्टमेंट वीज़ा, उस पे जो लोग यहाँ पे वीज़े पे रह रहे हैं 5 साल पूरे करते हुए वो इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर सपोज करें किसी को बच्चों की बेस पे, चाइल्ड कंसेशन पॉलिसी की बेस पे 7 साल वाला जो कैटेगरी थी उसकी बेस पे वीज़ा मिला 2.5 साल का, तो वो उसको यहाँ पे 3-4 एक्सटेंशन लेनी पड़ेंगी और टोटल 10 ईयर यहाँ पूरे करते हुए वो इंडेफिनिट अप्लाई करेगा। इसी तरीके से जो रिफ्यूजी हैं, जो असाइलम क्लेम करते हैं, अगर तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो वो 5 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने असाइलम क्लेम किया, लेकिन जो उनको वीज़ा मिला वो अंडर द असाइलम नहीं मिला, रिफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला उनको 2.5 साल का एक्सटेंशन मिल गया, ह्यूमन राइट्स पे मिला है, लेकिन वो उसको 10 साल पूरे करने पड़ते हैं। जो इंडिया की लॉ के मुताबिक, क्योंकि इंडियन लॉ के मुताबिक जो ब्रिटिश में या किसी कंट्री में बच्चा पैदा होता है वो ऑटोमेटिक इंडियन नेशनल नहीं बनता जब तक उसकी नेशनलिटी अप्लाई नहीं करते आप। तो उसकी वजह से जो स्टेटलेस चाइल्ड का जो वीज़ा आया था यूके के अंदर, उस पर काफ़ी सारे लोगों के वीज़े मिले और यहाँ पे हो रहा था। वो 5 साल वाली कैटेगरी थी और उसको भी साबित करना पड़ता था कि आपके पास, आप स्टेटलेस हैं, आपके पास नेशनलिटी नहीं है, आप एम्बेसी में गए तो लेटर नहीं दिया और कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो तब जाके चीज़ें प्रूव करनी पड़ती थी। बट जो आपका सवाल है कि जो 10 साल की कैटेगरी 5 साल पे आई है, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई। अगर आपको बच्चों की बेस पे या अपने खुद यहाँ पे रहते हुए 16 साल की बेस पे या 20 साल की बेस पे वीज़ा मिला है तो आपको 2.5 साल की 4 एक्सटेंशन लेनी पड़ेंगी और 10 साल पूरे करते हुए आपको यहाँ पे इंडेफिनिट मिलेगा और उसके बाद फिर नेशनलिटी मिलेगी। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि अगर किसी बंदे को अगर वीज़ा मिलता है यूके के अंदर 10 साल की कैटेगरी के अंदर, बट उसका वन ऑफ द डिपेंडेंट और जो कि या उसका स्पाउस और 10 चिल्ड्रन अगर ब्रिटिश नेशनल हो जाता है तो फिर वो 10 साल की कैटेगरी को स्लिम करके 5 साल की कैटेगरी में डाल सकता है एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल। वो एक ऑप्शन बचती है। वो होती कहाँ पे है? उसमें ज़्यादा उस वक्त फ़ायदा मंद होती है कि अगर सपोज़ करें कि वन ऑफ द स्पाउस जो है वो ब्रिटिश नेशनल है और दूसरे स्पाउस में यहाँ पर रहते हुए शादी की, वो लीगल था या इलीगल था, वो अंडर द इमिग्रेशन रूट उसको वीज़ा नहीं मिला एज ए डिपेंडेंट, लेकिन आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल जाते हुए 10 साल की कैटेगरी के अंदर उसको यहाँ पे वीज़ा मिल गया। अब उनके पास राइट है कि बेशक जब वीज़ा मिले वेरी नेक्स्ट डे अपने आप को वो 10 साल की कैटेगरी से 5 साल पे ले आएँ। उसकी रीज़न ये है कि जो तमाम बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, जैसे कि अगर आपके पास इनकम है, इंग्लिश पास कर ली, मैरिज आपकी हो गई और इस वजह से वीज़ा मिला था आपको 10 साल की कैटेगरी पे कि आप यहाँ पे लीगल नहीं थे, अब आपके पास लीगल स्टेटस आ गया है, तो लिहाजा 5 साल की बजाय 10 साल की बजाय 5 साल पे अपने आप को स्विच कर सकते हो, बट आपको स्विच करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी मैडम, आप लाइव हैं, बोलें सवाल क्या अपना, प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम करें और नेक्स्ट रूम में चले जाएं आप शायद। हेलो, कैन यू हेयर मी? हाँ जी, आप ओके, यू आर लाइव। व्हाट इज योर क्वेश्चन मैडम नाउ? हाँ जी, मैं इंफॉर्मेशन पूछना चाहती थी कि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी जी जी, तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी दरख्वास्त नहीं दिया तो मेरा बच्चा है, तो कैसे, ये इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछना चाहती थी इसके बारे में। आपके बच्चे को क्या हुआ जी? मैंने कहा आप क्या बता रहे हैं इधर यूके के बारे में, केस डालने के बारे में बता रहे हैं या? आप कहाँ से कॉल कर रही हैं मैडम? हाँ, मैं इधर से कॉल कर रही हूँ, मैं सलाह से। ओके, सवाल क्या आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा है तो मैं इसकी बेस पर केस डालना चाहती हूँ। आपके पास कोई वीज़ा है यहाँ पे कि नहीं? नहीं। और बच्चा यहाँ पैदा हुआ था? जी। और कितने साल का हो गया वो? 1 साल 2 महीने का हो गया।
और आपके हस्बैंड का स्टेटस क्या है यहाँ पे? जी हाँ, नहीं, उनके वो पास इधर के, वीज़ा कौन सा है मैडम? उनका वीजा इधर क्या है। ओके, अगर आपके ओके ठीक है, फ़ोन आप अपना टीवी पे आंसर सुनिए प्लीज़, आप फ़ोन बंद करना। मैडम, आपने मुझे बताया कि जो आपके हस्बैंड हैं उनके पास इधर का वीज़ा है, यानी कि वो यूके में सेटल्ड हैं, उनके पास इंडेफिनिट है या ब्रिटिश सिटीजनशिप है। आपका बच्चा पैदा हुआ है इस रिलेशनशिप से और आपके पास वीज़ा नहीं है, तो यस, आपका जो बच्चा है वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है, बिकॉज के वन ऑफ द पेरेंट्स हैव अ ब्रिटिश नेशनलिटी और द सेटल्ड इन द यूके। अगर किसी बच्चा जो पैदा हो उसका वन ऑफ द पेरेंट जहाँ पे सेटल्ड हो विद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और या उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो या अंडर यूरोपियन स्कीम के तहत वो यहाँ पे सेटल हो, तो यस, वो यहाँ पे रहते हुए उसको स्टेट अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है यूके के अंदर। जब चाइल्ड ब्रिटिश हो गया, हस्बैंड आपका ब्रिटिश है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर एप्लीकेशन कर सकती हो, जो कि आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स में जाते हुए आपने क्लेम करना कि मुझे यहाँ पे वीज़ा दिया जाए। आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकती हैं, लेकिन आपको एडवाइस है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आपकी थोड़ी सी समझ मुझे नहीं आ रही थी, आवाज़ क्लियर नहीं थी, आप अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने हस्बैंड से बोलें या उसको साथ लेके वकील को मिलें, हमसे मिलना चाहे हमें आके मिलें और हमें अपने पेपर दिखाएं, ताकि हम आपको इसके मुताबिक एक अच्छी एडवाइस कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे, ठीक हो आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी? भाई मैं आपसे पूछना था, ये अभी पीछे इतने साइन लोगों ने किए हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री की वेट कर रहे हैं, कोई है आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती हो? जैसे कि इन्होंने पहले 14 साल का किया था, 20 ईयर का कर दिया, कोई बैक फिर दोबारा 14 साल में कर रहे हो या नहीं? ये मुझे अच्छा, डिटेल देंगे प्लीज, जैसे कोई मिनिस्ट्री की चांसेस है कि नहीं है प्लीज। अब आप दो बातें कर रहे हैं। एक हम बात मेरे भाई ये कर रहे हैं कि क्या इन्होंने जो 20 साल की कैटेगरी को 14 साल पे किया कि नहीं किया, और सेकंड हम बात करते हैं क्या कोई एमनेस्टी अनाउंस हुई कि नहीं हुई। ठीक, पहली बात तो ये है कि जो 20 साल वाला कानून है वो अभी तक 20 साल का है, जब तक ये पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता, पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं होता या गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती, तब तक ये 20 साल के रहेगा। अब दूसरा सवाल हमारा ये था कि क्या आपके एमनेस्टी लेके आ रहे हैं। एमनेस्टी देखिए, मुझे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए अब 2004 से लेके अब 17 ईयर्स हो गए हैं, हमने नहीं देखा कि कभी भी जब भी कोई एमनेस्टी आई है या कोई फेवर आना शुरू होती है किसी हमारे लोकल्स को, वो कोई लॉ नहीं बनता, ना कोई फॉर्म आते हैं कि जी फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल कर दें, या आपको ईमेल आएगी या आपको लेटर, फ़ोन आएगा, आपको लेटर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ऑटोमेटिकली एक फेवरेबल डिसीजन आना शुरू हो जाते हैं। अगर तो कोई फॉर्म बनेगा फिर तो वो लॉ बन गया, फिर तो एमनेस्टी ना हुई। एमनेस्टी जैसे लेगेसी आई थी या उससे पहले वाले जो दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी लोगों को रेगुलेट करने किया है, और उसके बाद कम अज़ कम आप एक लीगल दायरे में आ जाएं ताकि कंट्रीब्यूट करें हमारी इकोनॉमी के अंदर। वो 2-3 दफ़ा ऐसे मामला हो चुके हैं। 97 में हुआ, 98 में, और उसके बाद फिर 2007 में आया है जब लेगेसी स्कीम चली 2 साल 3 साल के लिए। इसी तरीके से हमारा ख़्याल ये है कि आजकल ये काफ़ी सारे जो डिसीजन हैं जो स्पेशल फॉर लॉन्ग रेजिडेंसी यहाँ पे रह रहे हैं मोर दैन 15-16 ईयर्स, उनके काफ़ी सारे डिसीजन फेवर में आ रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें क्या एविडेंस है, आपका जो क्लेम है वो कितना स्ट्रॉन्ग इनफ है। स्पेशल अगर बच्चे भी साथ इन्वॉल्व हैं, 4-5 साल से बच्चे भी रह रहे हैं और आप भी 16-17 साल से हैं, तो ये चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं, ये डिसीजन फेवर में जा रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस फैक्ट्स, इसके बावजूद जो मेन पार्ट है जो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आप यूके में रहना है तो 2 ही तरीके हैं, या आपने लीगल हो, यहाँ पे आपके पास वीज़ा हो, अगर वीज़ा हो ना हो तो कम अज़ कम आपका केस होम ऑफिस के अंदर पेंडिंग हो। तो इसलिए आपको क्यू में आएंगे तो कोई आपका टर्न आएगी। अगर कोई दोस्त यहाँ पे हैं, उनकी केस नहीं डाला हुआ,
मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ या एडवाइस करता हूँ कि प्लीज़ आपको यहाँ पे लाजमी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। एप्लीकेशन लाजमी डाल लें, उसमें 1% चांस है। अगर आप समझते हो कि आपका क्लेम स्ट्रॉन्ग है, यू कांट गो बैक, यू कांट रीसेटल होम कंट्री एंड यहाँ पे आप इंटीग्रेट हो गए हैं, आपका जहाँ से मुश्किल है, या आपकी फियर ऑफ लाइफ है आपकी होम कंट्री में, तो फिर इसका मतलब ये कि उसका अपना एक्सप्रेस करें, इजहार करें बाय एप्लीकेशन, बाय लेटर्स। तो सिर्फ अपने फीलिंग्स से आपका ना ये मामला ठीक नहीं होएगा। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसी बात हो तो आपको यहाँ पे केस पेंडिंग होना लाजमी है आपके लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी मैडम, आप लाइव हैं, सवाल क्या है प्लीज़? सर, मेरा सवाल है कि मेरा भाई आया था इधर से, स्पेनिश वीजा था उस लड़की के पास, उससे उसने शादी की थी। 5 साल का उसे आगे यूके में कार्ड मिल गया है, 5 साल का स्टे उसे मिल गया इधर का। तो अब उनकी डिवोर्स हो गई है 1 साल पहले, है ना। अब उसके पास 5 साल का कार्ड है, इधर स्टे है उसके पास 5 साल का। उसके ऊपर लिखा हुआ है वर्क परमिट कि आप काम कर सकते, कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आया, अब वो पाकिस्तान जाके कोई लड़की मंगवा सकते हैं वो 5 साल कार्ड पे? उसके पास इंडेफिनिट स्टे नहीं है, वो 5 साल लीव टू रिमेन है। ओके मैडम, ये सवाल आपने समझ लग गया। देखिए पहली बात तो ये है कि ये सेटल नहीं है, इसका अपना रिश्ता ब्रेक हो गया है। अगर इसको खुद अपना डिपेंडेंट है, हाउ ही कैन कॉल एनीबॉडी एज ए डिपेंडेंट। जो लोग यहाँ पे यूरोपियन के डिपेंडेंट हों, डिवोर्स हो जाए, नेशनलिटी ना हो, वो किसी को अपने डिपेंडेंट कॉल नहीं कर सकते। वो खुद डिपेंडेंट है, खुद यहाँ पे सेटल नहीं है। अब उसकी प्रॉब्लम ये है कि साल हो गया, डिवोर्स हुए, जब वो 5 साल पूरे करते हुए यहाँ पे किस बेस पे सेटल होगा। पहली बात तो उसकी सोचेगी उसने कैसे यहाँ पे सेटल होना है। फिर अगली बात करेगा कि वो अपनी किसी आगे फैमिली को या अपने स्पाउस को कैसे स्पॉन्सर करेगा। अभी उसके पास यहाँ पे वीज़ा खुद यहाँ सेटल होने का नहीं है। ये 5 साल वीज़े मिलने का मतलब सेटलमेंट नहीं है। उसको वीज़ा मिला था और ये एक प्रोबेशन टाइम था 5 इयर्स का, टू इस बंदे को असेस करने के लिए कि क्या जो उसने शादी की है ये लेजिटिमेट है, या इसका पर्पस शादी था, या कोई इसका सेट होने का मकसद था। तो अगर ये पता चलता है कि उसने इसका इंटेंशन कुछ और है, या अनफॉर्चुनेटली इंटेंशन नहीं भी थी, अब वो हालात नहीं रहे, तो इट मीन्स कि जो इस बेस पे को वीज़ा मिला था, अगर वो हालात ही नहीं तो आपका वीज़ा तो नुल एंड वॉइड हो जाएगा, कर्टेल हो जाएगा। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि क्या आप अपनी वाइफ को कॉल कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली नो। बाकी वो आप या आपके भाई बेहतर समझते हैं कि उन्हें अभी कहाँ से कोई एडवाइस ले या बाकी डिस्कस करें मैटर को कैसे करना है। बट जो आपका सवाल था उसके मुताबिक अनफॉर्चुनेटली इस कैटेगरी में कोई बंदा अपनी वाइफ को एज ए स्पाउस यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर सकता। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन जिन्होंने कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। आज का प्रोग्राम इस बात पे मैं इजाज़त लूँगा। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।